सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सब बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर अपने वन शॉट रिवीजन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाई मार्किंग चैप्टर है, तो इसके रिवीजन को बहुत ध्यान से समझिएगा, मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। बट उससे भी पहले फटाफट से लगा दीजिए अपनी अपनी अटेंडेंस, क्योंकि वन शॉट की रिवीजन की अटेंडेंस है मैंडेटरी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन, लेकिन उससे पहले ले लो अपना बोनस, ऑल एक्रोनिम्स एट वन प्लेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द रिमेनिंग एक्रोनिम्स। सो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। सो मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो अब तक हमने जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, डायरेक्टिंग हमारा 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। बट प्रीवियस 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो अब तक किसी भी फंक्शन के अंदर हमने कोई काम स्टार्ट नहीं किया। हमने प्लानिंग के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया, सिर्फ सोच विचार का काम था, आज हम कहाँ पर हैं, कल को हमें कहाँ तक पहुंचना है, सिर्फ यही बातें हम लोग प्लानिंग में करते रहे। जब हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आए तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने डेलीगेट किया, डिफाइन किया अथॉरिटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ताकि हम अपने टास्क को अचीव कर सके। स्टाफिंग में वही वर्क हम किससे परफॉर्म कराएंगे, कितने लोगों की हमें जरूरत होगी, उन सभी चीजों के बारे में हमने उन्हें सोचा और हमने वहां पर लोगों को बुलाया, सिलेक्ट किया और ट्रेन किया। बट डायरेक्टिंग के अंदर एक्चुअल में वर्क स्टार्ट होता है, क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको लीड करते हैं, एज वेल एज हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि यही जाकर हम उनको बताते हैं कि हम उनसे क्या काम कराना चाहते हैं। हम यहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शंस देकर सारी चीजों को समझाते हैं और यहीं पे एक्शन स्टार्ट होता है। प्लस इन सभी चीजों की हेल्प से हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हो वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज के साथ काम भी कर रहे हो। तो डायरेक्टिंग की जो डेफिनेशन है बेटा, वो यहीं से आती है। क्या? That directing is the telling people what to do and seeing that they do it in the best of their ability। कि डायरेक्टिंग कहते हैं कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? टेलिंग द पीपल, यानी कि लोगों को ये बताना कि हम उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं और ये देखते रहना कि वो उस काम को बेहतर तरीके से कर रहे हो। उसके बाद बच्चों हम लोग समझेंगे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। और प्लीज फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के लिए कॉल मी फिट, और कॉल में फिट के लिए C से होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, F से होता है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, I होता है इनिशिएट एक्शन और T होता है टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा डायरेक्टिंग के अंदर जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि यहीं से एक्शन स्टार्ट होता है, जहां पर बाकी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ एक स्टेज को रेडी कर रहे हैं फॉर द परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग की हेल्प से जब हम कहते हैं लाइट्स कैमरा एक्शन, तो डायरेक्टिंग के अंदर एक्शन तभी स्टार्ट होता है, यानी कि परफॉर्मेंस तभी शुरू होती है। सो डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के साथ, और उसके बाद आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग। तो जहां पर बाकी सारे फंक्शन से प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर कर रहे हैं, डायरेक्टिंग आपके एक्शंस को स्टार्ट करता है। उसके अलावा ये हर एक लेवल पर होता है। टॉप लेवल मिडल लेवल को डायरेक्ट करता है, मिडल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करता है। तो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ये एग्जिस्ट करता है। जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा वहां पर डायरेक्टिंग एग्जिस्ट करेगा। कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि एक फंक्शन के लिए आपने यहाँ पर डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म किया, फिर दूसरी एक्टिविटी आ गई तो उसके लिए आप फिर से डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करोगे। तो जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है तब तक डायरेक्टिंग का फंक्शन चलता रहेगा, क्योंकि जब जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप दिखेगा तब तब डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम कहने का मतलब है कि एक सुपीरियर के पास राइट है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए बोला गया कि जो हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, और उसके लिए मैंने तुम्हें क्या बोला था?
बी रेडी फॉर द IIM। तो बेटा यहाँ पर बी से हमारा क्या मतलब होता है, बी से हमारा मतलब है बैलेंस, आर से हमारे पास रेसिस्टेंस टू चेंज। जैसे यहाँ पे फैसिलिटेट चेंज लिखा है, आप इसे रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ चेंज भी लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा आई से हमारे पास इनिशिएट एक्शन, फिर दूसरा आई है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, और एम से होता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, चलिए अब इसको वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनिशिएट एक्शन। अभी मैंने आपको फीचर्स में इनिशिएट एक्शन के बारे में बताया, तो इट मीन्स द सेम थिंग। आप दोनों में सेम चीज लिख सकते हैं कि जहां पर आपके बाकी सारे फंक्शंस ने से प्रिपरेशन करी है, वहीं पर जो डायरेक्टिंग है एक्शंस को स्टार्ट करता है। जैसे किसी एक सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इनिशिएट एक्शन के एग्जाम्पल में ही काउंट होता है। उसके बाद इट इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉयज एफर्ट, कि सारे लोग अलग अलग जगह पर काम कर रहे होंगे, बट यहाँ पर डायरेक्टिंग की हेल्प से हम सभी के एफर्ट्स को एक साथ लेकर आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कराना है। तो हम कुछ यहाँ पर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे डायरेक्टिंग के अंदर, ताकि सारे लोग अपने एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लेकर जाएं। मीन्स ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम यहाँ पर आपको गाइड करते रहेंगे एम्प्लॉयज को कि किस तरीके से आप अपने पोटेंशियल को यहाँ पर रियलाइज कर सकते हो, कि तुम में है वो बात कि तुम भी वहां तक पहुंच सकते हो। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम 90+ शायद नहीं लेकर आ पाओगे, अब क्या ही कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब जागो तब सवेरा। तो अभी भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो अभी भी आप अपने ड्रीम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो डायरेक्टिंग की हेल्प से ये मोटिवेशन जाता रहता है। बैलेंस बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब हम अपने एम्प्लॉयज के साथ टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, और बातचीत की हेल्प से एक कॉपरेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश होता है, कमिटमेंट की फीलिंग आती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यानी कि बैलेंस बना रहता है। यहाँ पर हम लोग चेंजेस को इंट्रोड्यूस इजीली कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के जो हमारी मदद करते हैं कि टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनके लिए मोटिवेशन के सोर्सेज लेकर आना, जिसकी हेल्प से वो बिना किसी परेशानी के जितने भी चेंजेस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो डायरेक्टिंग की हेल्प से रेसिस्टेंस कम हो जाता है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, बट यस हमें इसका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जरूर इसका हमें पता होना चाहिए। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है? टू सी, देखना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना एम्प्लॉयज को। और मेनली जो सुपरविजन होता है बच्चों, वो ऑपरेशनल लेवल पर होता है बाय द ऑपरेशनल मैनेजर्स, यानी कि जो हमारा लोअर लेवल होता है वहां पर जनरली डायरेक्टिंग हम कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं? सुपरविजन। ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, इंड्यूसिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है आपके अंदर एक एनर्जी लेकर आना, कि तुम बिल्कुल आराम से थके हुए, शांत, एकदम लेजी बैठे हुए थे, और हमने पहचाना कि शायद तुम्हें कुछ मोटिवेशन की जरूरत है, तो हमने तुम्हें कुछ ऐसा यहाँ पर ऑफर किया जिससे देखकर तुम्हारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई, और आप अपने डिजायर्ड मैनर में, यानी कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन तुमसे काम कराना चाहता है उस डिजायर्ड मैनर में तुम उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो गए अपनी बेस्ट एबिलिटीज के साथ। ठीक है। उसके बाद लीडरशिप तो एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, कि देखो भाई आपको जैसा हम कह रहे हैं वैसा काम करना है, आपको हमें फॉलो करना है, बट उस चीज को करने के लिए एक लीडर को भी तो सामने वाले को कुछ दिखाना पड़ेगा ना। मैंने बोला था कि आप लोगों ने वर्ड सुना होगा इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मतलब कि उन्होंने आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया है, कि जब जब उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो तुम पीछे पीछे चल पड़ते हो उनको सपोर्ट करने। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे हैं आप उनसे प्रभावित हो। तो इसी तरीके से लीडरशिप भी एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों का बिहेवियर, ताकि वो अपनी मर्जी से, विलिंगली, एंथुजियास्टिकली, अपनी मर्जी से पूरे उत्साह के साथ अचीवमेंट ऑफ गोल्स की तरफ चल पड़े। ठीक है। बट यहाँ कुछ ऑफर हो रहा है, यहाँ कुछ ऑफर नहीं हो रहा, यहाँ तो सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उसके बाद ये सारी चीजें अधूरी है अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, और उस बातचीत के अंदर हम लोग आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहे होते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में अलग अलग मेथड्स के थ्रू, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिठा सके, ताकि बातचीत बन सके और काम आसानी से हो सके।
ठीक है। अब हमारी जो यहाँ पर डिस्कशन रहेगा वो इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर रहेगा, जहां पर सबसे पहले सुपरविजन, जिसका हमने मीनिंग तो पढ़ ही लिया है, एक बार और देख लीजिए। दैट सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ द गाइडिंग एंड चेकिंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। कि जहां पर सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना, मॉनिटर करना, देखते रहना, नजर रखना कि क्या वो अपने एफर्ट्स को उसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में जाकर हमारे जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं बच्चे मोटिवेशन की, और इसकी तो जरूरत हमें भर भर कर है ना। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हम सबऑर्डिनेट को कहते हैं कि एक्ट करो, यानी कि काम करो। कैसे? इन द डिजायर्ड मैनर, डिजायर्ड मैनर में काम करो ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। मतलब कि जैसा तुमको परफॉर्म करना चाहिए वैसा परफॉर्म करो ना, अपनी एबिलिटीज को पहचानो, काम करो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा। और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिजायर्ड मैनर में काम करवाने के लिए आपके अंदर एक एनर्जी दिलाई जाती है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है? तो फीचर्स ऑफ मोटिवेशन ने मुझे याद दिलाया था दैट आई कैन ग्रो एंड एक्सप्लोर। तो कैसे? जहां पर आई से मतलब होता है बेटा इंटरनल फीलिंग, और सी से हमारे पास मतलब है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और जी से हमारे पास मतलब है गोल ओरिएंटेड, और एक्सप्लोर के लिए है ईदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो देखो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, कोई बाहरी फीलिंग नहीं है। हमारे जो मोटिवेशन है वो अंदर से आता है। अगर मुझे कोई चीज चाहिए होगी और वही चीज अगर मुझे दिखाई जाएगी तो मेरे अंदर से मोटिवेशन आएगा। अगर मेरी इच्छा कर रही होगी कार खरीदने की, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर मुझे कहा कि अगर आपने इस महीने ये टारगेट अचीव कर दिया तो दिवाली पे बोनस में आपको कार मिलेगी, तो अगर मुझे कार चाहिए होगी तो मैं अंदर से मोटिवेट होंगी और काम करने लग जाऊंगी। सो मोटिवेशन हमेशा एक आपकी इंटरनल अर्ज, आपके ड्राइव्स, आपके डिजायर्स, आपके एस्पायरेशंस, वो स्ट्राइवेशन होता है किसी भी पर्सन का जो इंटरनल है और जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब मोटिवेशन क्यों आया? किसी चीज को हासिल करने के लिए कि भाई मुझे वो कार चाहिए, बट उस कार को खरीदने के लिए मुझे 1000 यूनिट्स को यहाँ पर बिकवाना पड़ेगा। तो जब वो गोल अचीव होगा तभी तो वो कार मिलेगी। तो मोटिवेशन आपको हमेशा आपके गोल की तरफ लेकर जाने में मदद करता है। इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मार में भी है, ये प्यार में भी है। जब आपको आपका बॉस कहे कि भाई सुन, अगर तूने ये काम कर दिया तो तुझे हम प्रमोशन दे देंगे, तुझे प्रमोट कर देंगे टू द हायर लेवल, तो इट इज पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन अगर उसने ये बोला कि अगर इस बार भी टारगेट अचीव नहीं हुआ तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, सो दिस इज नेगेटिव मोटिवेशन। पर काम तो हमें दोनों में आपसे कराना है। प्लस मोटिवेशन ना बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि किसी को पैसा मोटिवेट करता है तो किसी को कुछ और। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जितने भी लोग काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनका मोटिवेशनल नीड क्या है, उन्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, क्या चाहिए उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में? तो ये सब पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए मोटिवेशन को बोला गया कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर होते हैं हेट्रोजेनस एक्सपेक्टेशंस जिसको हमें यहाँ पर पहचानना पड़ता है। ठीक है, सो फीचर्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आते हैं हमारे मैस्लो साहब की थ्योरी पर। ये जो अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की नीड्स लगभग 5 तरीके की होती है, जो लोअर लेवल से यानी कि बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल तक जाती है। चलो जी ठीक है, तो 5 कैटेगरीज में इन्होंने उस नीड को डिवाइड किया। लेकिन डिवीजन से भी पहले कुछ अजम्पशन बता डाली कि देखो 5 नीड तो बताता हूं लेकिन उसके पीछे कुछ अजम्पशन है। पहली अजम्पशन उन्होंने हमें ये बताई कि लोगों का बिहेवियर उनके नीड्स पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे उनकी नीड पूरी होती जाती है लोगों का बिहेवियर बदल जाता है ना। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जनरली जो नीड्स होती है ना वो हायरार्की में ही जाती है। सबसे पहले तो हमें अपनी बेसिक नीड चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके बाद हम अपनी लग्जरीज के पास जाना शुरू करते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपनी नीड्स को यहाँ पर शो करते हैं। तीसरी बात उन्होंने बोली कि एक सेटिस्फाइड नीड कभी भी हमें मोटिवेट नहीं कर सकती। अगर मैं बोलूं कि मुझे तो जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हैं, सब कुछ मेरे पास है, तो अब चाहे कुछ भी आप मुझे बोलो या कुछ भी मेरे सामने ऑफर करो, मुझे वो मोटिवेट नहीं करेगा क्योंकि मेरी सारी नीड सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो एक सेटिस्फाइड नीड आपको
मोटिवेट नहीं कर पाएगी। एक अनसेटिस्फाइड नीड हमें मोटिवेट करती है। और एक पर्सन अपनी हायर लेवल नीड पे तभी जाता है जब उसकी लोअर नीड पूरी हो जाएगी। भाई पहले मुझे अगर रोटी मिलेगी तभी तो मैं कार के ऊपर जाऊंगी ना, कि भाई पहले मेरी बेसिक नीड पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद सोचेंगे कि बाकी की लग्जरीज क्या है। तो पहले लोअर नीड सेटिस्फाई होगी तभी हम हायर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 उन्होंने हमें बता दी, क्या बच्चों, अजम्पशन। अब वो 5 नीड कौन सी थी, तो बेटा उसमें सबसे पहली नीड होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ये बिल्कुल बेसिक लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हो तो जाते ही कह देते हो ना कि यार सुन, तू जो इस कंपनी का सीईओ बनकर बैठा है ना, आज तो तू इस कुर्सी पे बैठा है, ये देख लियो अगले 1 महीने बाद इस कुर्सी पर मैं बैठा हूंगा और मैं इंटरव्यू ले रहा हूंगा। वाह भाई वाह, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है तुम्हारा। बट क्या एक ही दिन में ऐसा हो जाता है क्या? जब तुम बैठे होगे ना, इंटरव्यू दे रहे हो, उस कुर्सी पे बैठे होगे, तो सबसे पहले दिमाग में सिर्फ पैसा चलता है कि सबसे पहले तो भैया सैलरी कितनी है ये बता दो। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड बात करती है आपके सर्वाइवल और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ वाली चीजों पे, जहां पर आप कहते हो कि रोटी कपड़ा मकान, और ऑर्गेनाइजेशन में वहीं पर हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, सैलरी की। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी। ठीक है, पैसा तो हम अच्छा कमा रहे हैं, सैलरी तो हमें बहुत अच्छी मिल रही है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि आज काम करवा रहे हैं 1 महीने बाद ही कह दे कि चलो जी तुम्हारा समय यहाँ पर पूरा हुआ, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलते बनो। जॉब सिक्योरिटी है या नहीं? आज तो हम बड़े ही जवान हैं, काम कर रहे हैं, कल को जब बूढ़े होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? आजकल तो बच्चों पर भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो हमें पाल लेंगे। तो ऐसे में क्या रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं क्या? और इनकम कितनी स्टेबल है? ऐसा तो नहीं है कि बस एक बार जितनी सैलरी में रखा, बस सालों साल वही सैलरी हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो कितनी सेफ्टी और कितनी सिक्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आती है हमारी नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड के अंदर। तो यहाँ पर हम फ्यूचर नीड्स और सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। तीसरी नीड, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का एहसास तो होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें गधे की तरह काम ही करवा रहा है, हमसे कुछ पूछता ही नहीं है, हमें कभी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं करता, हमारे कोई आपस में फ्रेंडशिप ही नहीं है, बड़ा अनकॉर्डियल रिलेशनशिप है हमारा लोगों के साथ, तो ये भी तो काम नहीं चलेगा ना। तो तीसरी नीड वो लेकर आए बिलोंगिंगनेस नीड, जहां पर लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, इन सब चीजों के बारे में बात होती है, जहां अपनेपन के एहसास के बारे में बात होती है। उसके बाद चलो अपनापन भी मिल गया, सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो गई, पैसा भी मिलना शुरू हो गया, बट रिस्पेक्ट कहाँ है कि मैं जब गुजरूं तो सब लोग मुझे एक अलग ही तरीके से देखें, यानी कि लाखों की भीड़ में मेरी हो अपनी एक अलग पहचान। तो जब आप चाहते हो एक रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, यानी कि आपकी चाह है कि ठीक है पैसा तो मिल गया है, अब अपनी जॉब को एक पहचान देनी है, ग्रुप में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो आप बात कर रहे होते हो एस्टीम नीड की। तो यहाँ पर आपकी डिमांड है रिस्पेक्ट के लिए अपने ग्रुप के अंदर। और उसके बाद तो तुम्हारी बल्ले बल्ले वाली नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम डिजर्व करते हो, वहां तक पहुंच जाना। वही बात कि तुम आज आए तो थे सेल्स मैनेजर बनके, बट तुम्हारा सपना है कंपनी का सीईओ बनना। तो बस जिस दिन तुम्हारा वो सीईओ बनने का सपना पूरा हो गया, उस दिन तुम्हारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी पूरी हो गई। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है, जहां पर किसी भी बंदे का जो फुल पोटेंशियल होता है ना, वो रियलाइज हो रहा है, जिसमें आपकी ग्रोथ, आपके सेल्फ फुलफिलमेंट और आपके गोल्स के अचीवमेंट के बारे में बात की जाती है। ठीक है जी, सो वेरी गुड, हमने ये भी पढ़ लिया। चलिए अब बात करते हैं कि मोटिवेट करोगे कैसे। तो 2 तरीके हैं हमारे पास मोटिवेट करने के, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बाबा हमने क्या समझाया आपको कि मोटिवेशन कैसे देना है, कुछ ऑफर करके। तो कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए पेड प्रमोशन फॉर RCB प्रो प्लेयर्स। तो यहाँ पर भी देखो हो गई ना पैसों की बात। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने एक्रोनिम अभी अभी आपको बताई, पेड प्रमोशन, उसमें PA से होता है पे एंड अलाउंसेस, प्रो से है मेरे पास प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, R से है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, C से है बेटा को पार्टनरशिप, B से होता है बोनस, प्रो से है प्रॉफिट शेयरिंग, और ये P होता है बेटा परक्विजिट्स। चलो अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास पे एंड अलाउंस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर मुझे यहाँ पर मोटिवेट करना है तो सबसे पहले अगर उसको पैसा उसके दिमाग में चलता है तो उसको पैसा दिखाना इन द फॉर्म ऑफ बेसिक पे। तो कितना रेगुलर पेमेंट मिलता है आपको सैलरी का, या उससे जुड़े हुए कितने बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, वो आता है पे एंड अलाउंसेस के अंदर।
उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, यानी कि जैसा काम वैसा दाम, कि अगर हमें मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ हम उनके सामने जो इंसेंटिव रखते हैं वो लिंक कर देते हैं उनके काम के साथ, यानी उनका पैसा उनकी प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया जाएगा कि ज्यादा कमाना हो तो ज्यादा प्रोडक्शन करो, कम कमाना चाहते हो तो कम प्रोडक्शन करो। तो ये भी एक तरीका होता है मोटिवेट करने का। उसके बाद बोनस, आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है ओवर एंड अबव योर सैलरी, कि जो जो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे उनको हम एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड करेंगे, जो छुट्टी पे काम करने के लिए आएंगे उनको हम बोनस देंगे, जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स देंगे उनको भी हम डबल वेजेस करके बोनस देंगे। तो इस तरीके की चीजें जब दी जा रही होती हैं ओवर एंड अबव योर सैलरी, तो वो कहलाता है बोनस। उसके बाद आता है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है कि हमारे एम्प्लॉय सोच रहे थे कि हम अच्छा काम करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, ये मेहनत हमारी और प्रॉफिट कमाएंगे ये। तो ऐसे में हमने तुम्हें कह दिया कि लो भाई, तुम मेहनत कर रहे हो तो प्रॉफिट भी तुम ही कमा लो, कि अगर हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तुम्हारी मेहनत की वजह से, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा हम तुम्हें भी यहाँ पर देंगे। तो उनके साथ प्रॉफिट शेयर करके हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। उसके साथ को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, ये तो लोग, हम क्यों कंपनी के लिए इतना ज्यादा एफर्ट्स लगाए, कौन सा हमारी कंपनी है, कौन सा हमारा पैसा लगा हुआ है। तो बस हमें मिल गया एक मौका इनको मोटिवेट करने का। हमने कह दिया, अरे सुनो, तुम भी अपना पैसा लगा सकते हो कंपनी के अंदर, ये कंपनी तुम्हारी भी हो सकती है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को ऑफर किए जाते हैं कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर। क्यों? ताकि उन्हें हम दिलवा सके ऑनरशिप की फीलिंग, और उनको लगे कि अरे भाई काम अच्छा करना है, इस कंपनी में हमारा भी तो पैसा लगा है। तो इस तरीके से भी मोटिवेट किया जाता है। तो बहुत सारे हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम एम्प्लॉयज को यहाँ पर क्या देते हैं, शेयर्स देते हैं मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर। उसके अलावा हमारे बुढ़ापे का सहारा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोविडेंट फंड्स की फॉर्म में, ग्रेचुइटी की फॉर्म में हमें प्रोवाइड कराते हैं क्या, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके बाद पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, या इनको हम लोग बोलते हैं परक्विजिट्स। अब परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, फ्रिंज बेनिफिट्स, जिसको नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं तो इन काइंड बेनिफिट्स। इन काइंड मतलब कि मनी के अलावा, डायरेक्ट पैसे के अलावा हम आपको उसी के बराबर का सामान दे रहे हैं। जैसे कि हमने आपको मेडिकल फैसिलिटी दे दी कि तुम्हें अगर बीमारी में कहीं पे भी अगर अपना इलाज कराना है, पैसा तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ेगा, पैसा हम दे देंगे। हम तुम्हारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिलवा देंगे, हम तुम्हें रहने के लिए घर दे देंगे, हम तुम्हें आने जाने के लिए कैब फैसिलिटी दे देंगे। तो तुम्हारी जेब से पैसा नहीं जाएगा, तो तुम्हारा पैसा बचा रहे हैं। तो हमने तुम्हारे हाथ में पैसा तो नहीं पकड़ाया, पर तुम्हें पैसे के बराबर सामान दे दिया है। ठीक है जी, क्लियर हो गए सारे के सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। चलो अब बढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तरफ। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए ओ सी कार जीप्स, है ना भाई, कार और जीप अब यहाँ पर हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो बच्चों, ओ से हमारे पास यहाँ पर मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एस होता है बेटा स्टेटस, डबल ई है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, और उसके बाद सी ए है हमारे पास करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, आर से होता है रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एस से होता है सिक्योरिटी ऑफ जॉब, जे ई है जॉब एनरिचमेंट, और ई पी है हमारे पास एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। ठीक है, चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आया स्टेटस। अब कई बार क्या होता है, मुझे पैसा मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एक स्टेटस मोटिवेट कर रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, पैसा वैसा बात की बात है, पर उस स्टेटस के साथ जो रिस्पेक्ट है, जो फ्रीडम है, मुझे वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है। मैं इसलिए मोटिवेट हो रही हूँ कि मुझे ये काम इसलिए करना है, या मुझे इसलिए बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है क्योंकि मुझे वो स्टेटस चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी रैंक, आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज, ये आपको मोटिवेट कर रहा है। उसके बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिश्ते कैसे हैं। यहाँ पर यही आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा ज्यादा देता है लेकिन आपको इज्जत नहीं देता, आपको फ्रीडम नहीं देता, रिस्क नहीं झेल पा रहा है, वो रिवॉर्ड ओरिएंटेशन नहीं है, तो ऐसे में आप पैसा तो अच्छा कमा रहे हो बट अच्छे से मतलब आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो कि यार हम तो कुछ भी नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन में। बट वहीं पे एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो पैसा तो कम देता है बट एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझता है, गधा मजदूरी नहीं करा रहा होता, वो आपको फ्रीडम भी देता है, वो आपको रिवॉर्ड भी देता है अच्छे काम करने पे। तो ऐसे में माहौल अच्छा है। तो
तो जहां माहौल अच्छा होता है तो फिर वहां पैसे को साइड में रख देते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या है वो भी मोटिवेट करता है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके अच्छे करियर के बारे में भी सोचता है कि भैया आजकल एआई इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा है, तो क्यों ना हर संडे टू संडे वर्कशॉप्स कराकर अपने एम्प्लॉइज को एआई सिखा देते, ताकि आगे जाके इनके जो फ्यूचर के करियर प्रोस्पेक्ट्स है वो अच्छे हो जाए। तो ऐसे में भी आप मोटिवेटेड रहेंगे कि देखो यार कितना अच्छा सोच रहे हैं ये लोग हमारे लिए, कि कल को जब एआई पूरा आ जाएगा सब जगहों पर तो फिर हमारी जॉब का क्या होगा। तो उन्होंने पहले से हमारे लिए इस चीज को सोचा, तो ये भी एक अच्छा तरीका है मोटिवेट करने का। उसके बाद जॉब एनरिचमेंट, कई बार क्या होता है कि एक एम्प्लॉय काम इसलिए नहीं कर रहा होता, बहुत स्लोली काम कर रहा है क्योंकि वो बोर हो चुका है। आप रोज उसे सेम वेराइटी ऑफ वर्क ऑफर कर रहे हो। तो यहाँ पर ये समझाया गया कि किसी भी एम्प्लॉय की जॉब को ना इंटरेस्टिंग बना दो, ताकि उसको बोरियत ही ना हो, उसको मजा आए यार उसको काम करने में। रोज उसे एक नया चैलेंज दो, ऐसा काम दे दो, ऐसे वर्क कंटेंट में ऐसी वेराइटीज ऐड कर दो कि उसको लग रहा हो कि मैं रोज कुछ ना कुछ नया कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पुराना कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, भाई उस किसी भी एम्प्लॉय के काम को पहचान दो, ताली बजाओ उसके काम के लिए, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको मतलब आप उसको ये समझाओ कि हाँ तूने जो किया है ना बहुत बढ़िया किया है, और ऐसा सबके सामने बोलो, यानी कि आप उसके वर्क को अप्रिशिएट करो। तो अप्रिशिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जब आपके काम को पहचान मिलती है, जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो आप मोटिवेट होते हो अच्छा काम करने के लिए। उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, पैसा कम है लेकिन जॉब सिक्योर है, तो ये भी मोटिवेट करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज को ना भैया स्टेबिलिटी चाहिए अपने फ्यूचर इनकम के बारे में। तो यहाँ पर वो वरीड नहीं रहेंगे अगर ये वाला एस्पेक्ट पूरा हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन, कि ठीक है हम एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कम ले रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें पार्टिसिपेट कराया जाता है जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होता है। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से डिसीजन लेकर हमारे पर थोपा जा रहा है, नहीं, ये लोग हमको बुलाते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, फिर जाके डिसीजन लेते हैं। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, इसका मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉय को ज्यादा ऑटोनॉमी यानी कि पावर दो, ताकि अपने काम से रिलेटेड, मतलब उसको ये ना हो कि वो हर एक चीज के लिए आपके पास आ रहा है, पूछ रहा है कि भैया मेरी अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हर चीज के लिए तो मुझे पूछना पड़ता है। तो कई बार ज्यादा पावर देकर भी मोटिवेट किया जा सकता है। सो हमारा मोटिवेशन का टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लीडरशिप के बारे में। सो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। जब मैं मोटिवेशन पढ़ा रही थी तो मोटिवेशन के अंदर मैंने आपको एक चीज समझाई कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम लोगों के अंदर एक एनर्जी लेकर लाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे मोटिवेशन के अंदर कि वो उस डिजायर्ड मैनर में काम करने के लिए रेडी हो जाए, ताकि हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। बट मोटिवेशन के लिए एक एनर्जी लाना जरूरी है, उनको स्टिमुलेट करना जरूरी है, और उस स्टिमुलेशन के लिए हमने उनके सामने रखे कुछ फाइनेंशियल और कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। लेकिन लीडरशिप के अंदर तो हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे, और यहाँ पर हम किसी भी चीज के कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कुछ भी उनके सामने ऑफर नहीं करेंगे। हम उनके बिहेवियर में ऐसा चेंज लाने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी इच्छा से यानी कि विलिंगली हमारे लिए वैसे काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे जैसे काम हम उनसे कराना चाहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों के बिहेवियर को, और हम कोशिश करेंगे कि वो वॉलेंटरली यानी कि अपनी इच्छा से हमारे लिए काम करने के लिए रेडी हो जाए, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को यहाँ पर अचीव कर जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लीडरशिप में हम कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट वहीं पर अगर मैं बात करूं मोटिवेशन की, तो वहां पर हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं उनको स्टिमुलेट करने की, उनके अंदर एक एनर्जी लेकर आने की, ताकि वो डिजायर्ड मैनर में एक्ट करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है। अब लीडरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? लीडरशिप एक एबिलिटी शो करता है किसी भी एक पर्सन की कि वो किसी को प्रभावित यानी कि इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है। ये फॉलोवर और लीडर्स के बीच का इंटर रिलेशनशिप बताता है कि उनके बीच का रिश्ता कैसे है। उसके अलावा हम इसको क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हम अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं, और ये साथ ही साथ है हमारी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने इस लीडरशिप को
इनके लीडरशिप स्टाइल के बेसिस पर समझा कि हर एक लीडर का ना कुछ एक बिहेवियर पैटर्न होता है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारा लीडर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल पढ़ने थे, जिसमें पहला था ऑटोक्रेटिक, जिसको हम अथॉरिटेटिव भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास डेमोक्रेटिक, जिसको हम पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं। और तीसरा था हमारे पास लेजी फेयर, जिसको हम फ्री रेन के नाम से भी जानते हैं। चलिए वन बाय वन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग। ऑटोक्रेटिक के अंदर सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है? जो लीडर्स होते हैं वही सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। बट डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव में जो लीडर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट के साथ बातचीत करके ही यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। लेजी फेयर या फ्री रेन के अंदर यही डिसीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट्स लेते हैं, क्योंकि ऑटोक्रेटिक एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहां पर बॉस का ही बोलबाला है। जो आपका सुपीरियर है सिर्फ वही सब कुछ होता है। यहाँ पर वो सिर्फ अपने ऑर्डर्स को देना जानता है, बदले में किसी भी तरीके की बात वो अपने सबऑर्डिनेट से सुनना पसंद नहीं करता। यानी कि अथॉरिटेटिव में, यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में पावर का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। बट डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहां पर लीडर अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर सारे काम करता है, उनको पार्टिसिपेट कराता है हर एक एक्टिविटी में, उनके सजेशन सुनता है, उनके ओपिनियन सुनता है और उसके बाद डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर ग्रुप में रहकर काम किया जाता है, पावर का इस्तेमाल है, बट कहीं ना कहीं अपने सबऑर्डिनेट को भी मौका दिया जा रहा है काम करने का, डिसीजन लेने का। बट लेजी फियर और फ्री रेन के अंदर हमारा लीडर बिल्कुल ऐसा है जो अपनी पावर को तब तक इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझता जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। एक लीडर है तो पावर तो उसके हाथ में होगी, बट उसका मानना यह है कि पावर का इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जाए जब जरूरत हो। तो ऐसे में अपने सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज करने के लिए ऐसे लीडरशिप स्टाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पर सबऑर्डिनेट सेल्फ रिलायंट होना सीखते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट होते हैं। उसी के साथ कम्युनिकेशन निकल कर आया। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि ऑटोक्रेटिक में क्योंकि सिर्फ बॉस ही सब कुछ बोल रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन है और सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक ही ये कम्युनिकेशन जा रहा है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। बट डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव वाले स्टाइल के अंदर टू वे कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर भी अपनी बात कह सकता है और बदले में सबऑर्डिनेट भी अपनी बात कह सकता है। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरीके का कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। लेजी फेयर के अंदर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, सारे सबऑर्डिनेट्स मिलकर आपस में एक दूसरे से कैसे भी बात कर सकते हैं। मोटिवेशनल टेक्निक की अगर हम बात करें तो यहाँ तो डराना धमकाना है, यहाँ एक नेगेटिव मोटिवेशन चलता है कि डर बना रखा है, पनिशमेंट देकर यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जा रहा है। बट डेमोक्रेटिक के अंदर रिवॉर्ड और इन्वॉल्वमेंट से, यानी कि एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आपसे काम कराया जाता है। लेजी फियर के अंदर सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल है, आप ही को डिसिप्लिन होना होगा क्योंकि आपका सुपीरियर यहाँ पे साइड में बैठ जाता है आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ वो अपनी अथॉरिटी बिल्कुल भी आपको डेलीगेट नहीं करेगा, बट डेमोक्रेटिक के अंदर वो थोड़ी सी अथॉरिटी आपके साथ शेयर करेगा और लेजी फेयर के अंदर तो पूरा का पूरा अथॉरिटी आपके हाथ में ही दे देगा। फोकस, यहाँ सिर्फ लीडर का कंट्रोल है, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है, आई स्टाइल। बट वहीं पे अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो ग्रुप कंट्रोल है, ये ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप होती है जिसको हम बोलते हैं वी स्टाइल। और इधर सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है तो इंडिविजुअल सेंटर्ड है, ये सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप है यानी कि यू स्टाइल। उसके बाद रोल ऑफ लीडर की अगर मैं बात करूं तो इसका काम सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, इसका काम टीम वर्क बनाना है और इसका काम सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। और इनके अगर आप डायग्राम देखें तो ये हमारा सुपीरियर होता है, उसके अंडर हमारे सारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट काम कर रहे होते हैं। पार्टिसिपेटिव के अंदर बीच में हमारा सुपीरियर होता है, साइड में हमारे सारे के सारे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो बैठे होते हैं और आपस में अपने बॉस के साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं और पूरा टू वे कम्युनिकेशन चल रहा होता है। लेजी फेयर के अंदर हमारा ये बॉस ये साइड में बैठा हुआ है और सारे के सारे जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो इधर बैठकर आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे से अच्छे से बात यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी उनके ऊपर रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, तो डायग्राम भी आपको याद रखने हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना आखिरी एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग जो कि है कम्युनिकेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैं कहती हूँ ना कि बिना बातचीत के बात कहाँ ही बनती है। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा
तब तक कैसे एक लीडर इंस्ट्रक्शन देगा, कैसे अपनी टीम को अपने पीछे पीछे चलवाएगा और कैसे मोटिवेशन जाएगा, तो उसके लिए हर चीज के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो बेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस। अब इस बातचीत के अंदर हम किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, आइडियाज की फॉर्म में, सजेशंस की फॉर्म में, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में, ठीक है, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। और बातचीत की ही इसलिए जा रही है ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश की जा सके, ताकि सभी लोगों की सहमति एक बात पर की जा सके, इसीलिए कम्युनिकेट किया जा रहा है। अब कम्युनिकेशन के अपने कुछ एलिमेंट्स होते हैं और इसको हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आप चाहे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कहो, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, या सिर्फ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बात एक ही है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर एलिमेंट्स आपको यही वाले पढ़ने हैं। और बच्चों उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? रीसेंड करना पड़ता है मैसेज टू मी फॉर द फीडबैक। ठीक है, तो देखिए जरा एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सेंडर से शुरुआत होती है कि सेंडर वो पर्सन होता है जो एक्चुअल में कम्युनिकेट करना चाहता है, जहां से ओरिजिन आया है मैसेज का, यानी कि बेसिकली वो पर्सन जो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहता है। तो सेंडर इज अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेज एज द सेंडर और द कम्युनिकेटर। तो वो कोई स्पीकर, राइटर या कोई एक्टर भी हो सकता है। उसके बाद मैसेज वो कंटेंट है जिसको वो रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, यानी कि वो आपका इंफॉर्मेशन का मटेरियल जो आपको पहुंचाना है किसी दूसरी पार्टी के पास। सो इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन, जिसमें कुछ फैक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई ओपिनियन, ये सब हो सकते हैं जो सेंडर के माइंड में चल रहे होंगे। उसके बाद जब आपने मैसेज के बारे में सोच लिया तो अब आपको उस मैसेज को करना होता है एनकोड। एनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी मैसेज को उसके ओरिजिनल फॉर्म से सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। दोबारा सुन लीजिए, एनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म से किसी भी सिंबल्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि एग्जाम टाइम पे तुम जब अपनी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो अपने दोस्त को आंसर बताने के लिए, तो तुमने भी वहां पर एनकोडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया होता है। तो बेटा एनकोडिंग का मतलब क्या है कि सेंडर ट्रांसलेट कर रहा है मैसेज को वर्ड्स, जेस्चर्स और अदर सिंबल्स की फॉर्म में which he feels will make the receiver understand the message, और वो वही सिंबल्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा जो रिसीवर समझ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैनल और मीडिया। अब ये मैसेज पहुंचाओगे उस तक कैसे? वो कौन सा जरिया, वो कौन सा मीडियम होगा, वो कौन सा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा जिसके थ्रू तुम अपना मैसेज अपने रिसीवर को पहुंचाने वाले हो, यानी कि अपने दोस्त तक जो अपनी बात पहुंचानी है उसके लिए कौन सी चिट्ठी भेजोगे और किसके हाथ भेजोगे, ये जानना भी तो बहुत जरूरी है। तो एनकोडेड मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है किसी मीडियम के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, जैसे कि बातचीत के जरिए, लिखकर, फोन कॉल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद चलो जी, अब मीडिया तो चुन लिया, लेकिन रिसीवर तक मैसेज पहुंचे उससे भी पहले एक काम करना होता है कि उस मैसेज को किया जाता है डिकोड। यानी कि जब आपने कि कोई दूसरा बंदा आपके मैसेज को ना समझ पाए तो आपने अपने मैसेज को कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ सम सिंबल्स, बट रिसीवर को वो मैसेज समझ आए इसके लिए उस मैसेज की डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग मतलब कि उन्हीं सिंबल्स को अब फिर से ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि जो काम आपने एनकोडिंग में किया उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका डिकोड। सो डिकोडिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द सिंबल्स इनटू द मैसेज बाय द रिसीवर, कि आपको क्या करना है, फिर से सिंबल्स को एक ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करना है। और ये काम कैसे हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ रिसीवर। अब रिसीवर कौन होता है? अरे रिसीवर वही तो है जिसके लिए इतना लंबा चौड़ा हमने प्रोसेस इस्तेमाल किया, जिस तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। रिसीवर तुम वही हो। सो रिसीवर इज द पर्सन
who receives the message is called the receiver and the receiver may be the listener, the reader or the viewer. अब जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ सेंडर, क्योंकि मैं आप तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूँ, आपके एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए सारा कंटेंट जो मुझे आप तक पहुंचाना है, इसके लिए मैं हूँ सेंडर। और आप लोग जो घर बैठ के आराम से अपने एसी में बैठकर ये वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम हो ना कौन? रिसीवर, जिसके लिए हमने मीडिया चूज किया है, क्या? हमारा यूट्यूब चैनल। तो बेटा ये सारी प्रोसेस यहीं पर छिपी हुई है, बस तुम्हें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है बच्चों फीडबैक। अब बिना फीडबैक के तो सारी कम्युनिकेशन अधूरी है ना। मुझे कैसे पता चल रहा है कि आप लोग सच में वीडियो देख रहे हो या नहीं? मैं क्यों कहती हूँ कि अटेंडेंस लगाओ, इस बात का जवाब दो, इस बात का जवाब दो, क्योंकि मुझे ये जानना है ना कि क्या तुम इस वीडियो को अटेंटिवली देख रहे हो। ऐसा तो नहीं कि तुम आते हो और आके हाय बोलकर चले जाते हो, तो एंड तक हो या नहीं हो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए अटेंडेंस बहुत जरूरी है, आने की भी और जाने की भी, और जाते जाते एक प्यारी सी लाइन बोलकर जाने की कि हाँ मैम हमें बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। फीडबैक इज मस्ट टू कंप्लीट एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये बात तुम लोगों को भी अब ध्यान रखनी है। तो रिसीवर सेंड करता है अपना रिस्पॉन्स टू द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड सच रिस्पॉन्स इज नोन एज द फीडबैक। तो जब रिसीवर आपकी तरफ से कुछ इस तरीके का कुछ रिस्पॉन्स उसे मिलता है जिससे उसको ये समझ आता है कि जो हम मैसेज उस तक पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज उस तक पहुंच गया है। पर इन सभी के बीच में होता है बहुत सारा शोर शराबा, यानी कि नॉइज। अब वो नॉइज क्या है? वो ऑब्स्ट्रक्शन, वो हिंड्रेंसेस जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को खराब करते हैं। जैसे कि कई बार वीडियो चलते चलते रुक जाती है, क्यों? पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। अचानक से कोई शोर आ रहा है, सपोज करो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सारा है, तो वहां पर भी आपको शोर पढ़ने नहीं देता है। तो इस तरीके के न जाने कितने सारे नॉइजेस होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को खराब करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से प्रोसेस समझ आ गई होगी। अब बच्चों हमारे पास दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो इसी के ऊपर चलता है कि जहां पर हम लोग अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशन से बंधे हुए हैं और उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सिर्फ और सिर्फ काम की बातें ही जब हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्केलर चेन, तो वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। सो क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन? ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच की बात है, या सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच की बात है, या सेम लेवल के कुछ एम्प्लॉयज के बीच की बात है। तो अलग अलग तरीके के फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो अब यहाँ पर देखो हम लोग देखते हैं। देखिए जरा बच्चों, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने तीन तरीके के पढ़े हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अगर मैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करूं तो वो भी हमारे पास दो तरीके के हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो जैसे कि मेरे हाथ में ये एक, तो जैसे कि अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर एक वर्टिकल ही है। अब वर्टिकल के अंदर यहाँ पर आपका सुपीरियर और यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेट है। तो जब आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करता है तो इट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, बट वहीं पर जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करता है तो दैट इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब सुपीरियर जब सबऑर्डिनेट के पास जा रहा है बातचीत करने के लिए, जिसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कह रहे हैं, तो उसके अंदर वो क्या क्या बात करता होगा? वो रूल्स और रेगुलेशंस बता रहा है, वो आपको सजेशन दे रहा है, या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, या ऑर्डर दे रहा है। बट जब एक अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करता है तो उस टाइम पर वो क्या बात कर रहा होगा? वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा, हो सकता है एप्लीकेशन सबमिट कर रहा होगा छुट्टी की, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, कोई सजेशन मांगने के लिए जा सकता है। तो इस केसेस में हमें अपवर्ड कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। तो देखिए वर्टिकल के अंदर डाउनवर्ड और अपवर्ड दो तरीके के होते हैं। जहां पे कम्युनिकेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ है, ऑर्डर और रूल्स को मिलाकर, तो वो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। बट वहीं पे अगर कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ, चाहे सजेशन या रिएक्शंस के लिए, तो वो आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन है। बट जब आपका कम्युनिकेशन ऐसे हो गया, यानी कि लेट गए आप, और लेट गए का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम लेटरल कम्युनिकेशन भी है। तो इस तरीके से जब आप बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ सेम लेवल है। यहाँ लेवल अलग था, ऊपर नीचे आप देख रहे होगे, बट यहाँ लेवल सेम आ चुका है। तो जब लेवल सेम है तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है?
आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो इस्तेमाल किया जा सकता है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, की एक प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, तो ऐसे में हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं जब सेम लेवल का इस्तेमाल करना हो, ठीक है। बट साथ में एक और हम लोगों ने हमने एक और बोनस पढ़ा था डायगोनल कम्युनिकेशन के नाम से, जहां पर आपका कम्युनिकेशन ऐसा हो जाता है कि यहां पर भी एक पर्सन है, यहां पर भी एक पर्सन है, और दोनों अलग अलग लेवल पर भी हो सकते हैं। एक लेवल का सुपीरियर हो सकता है तो दूसरा दूसरे लेवल का सबऑर्डिनेट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों सुपीरियर्स हो, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट हो सकता है, बट दोनों अलग अलग लेवल्स पर होंगे, तो उसको हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर को किसी सुपरवाइजर से अगर बात करना है ऑपरेशनल लेवल पर, तो वो ये बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारा ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको कंपेयर किया गया अंगूर की उस बेल से जो अपनी शाखाओं को, अपनी ब्रांचेस को हर डायरेक्शन में फैला देती है। तो वो कहते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जहां पर हर तरीके की बात हो, जहां पर किसी की चुगली भी है, किसी की तारीफ भी है, अफवाहें भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर, जहां पर दिल की फीलिंग्स भी है, दिल की भड़ास भी है, सब कुछ। यानी कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जो सोशल इंटरेक्शन से अराइज हुआ कि जब हमारी किसी के साथ वाइब मैच हो गई उसी जगह के लोगों के साथ जो हमारे साथ काम करते हैं, तो जब वहां से हम बाहर निकल के फोन पे, कॉल पे, बैठकर, कहीं बाहर बैठकर जब हम अपने दिल की बात कर रहे हैं, हर तरीके की बात, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, चाहे पर्सनल रिलेटेड है, तो वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला कम्युनिकेशन किसी भी तरीके की फॉर्मल लाइंस को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, जो यहीं आकर पूरी होती हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इनके डिफरेंस। अगर इनके मेरिट डिमेरिट आपसे पूछे जाएं तो आप बहुत इजीली बना सकते हो, क्योंकि आप फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ पढ़ के आए हो और लगभग उसी तरीके का ये टॉपिक है। अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं तो आप एक चेन ऑफ कमांड फॉलो कर रहे हो, आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसके मेरिट्स है। बट डिमेरिट्स क्या है कि यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं आ पाती है उस वजह से, क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है, स्केलर चेन को फॉलो करने की वजह से कई बार डिलेड डिसीजन मेकिंग होता है। बट वहीं पे अगर मैं इनफॉर्मल के पॉजिटिव चीजों की बात करूं तो क्विकली आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, लोगों की जो सोशल नीड्स है जो फॉर्मल में पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो कमियां हैं जो फॉर्मल में नहीं पूरी हो पाई हैं, वो कमियां आपकी इनफॉर्मल में आकर पूरी की जा सकती है और क्विक फीडबैक आप यहाँ पर ले सकते हो। बट वहीं पे इसके कुछ डिमेरिट है कि यहाँ पर र्यूमर्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं, ये र्यूमर्स को अराइज करता है। कई बार लोग अपनी बातों के अंदर इतने ज्यादा अपना ग्रुप को स्ट्रांग बना लेते हैं कि पूरे वर्क एनवायरनमेंट को हैम्पर कर देते हैं, खराब कर देते हैं, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हो सकता है इसकी वजह से खराब हो जाए, ठीक है। तो ये इसके डिमेरिट हो सकते हैं। अब दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि मीनिंग की बात करें तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल प्लेस पे चलता है और ऑफिशियल लोगों के साथ ही चलेगा और ऑफिशियल बातें ही यहाँ पर होंगी। बट इनफॉर्मल के अंदर कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज के बीच में तो हो रहा है, बट अपनी सोशल नीड को पूरा करने के लिए हो रहा है। फ्लो कैसा है, ये जनरली अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टली और डायगोनली होता है, बट ये सभी डायरेक्शन में है। वर्बल और रिटर्न, जनरली फॉर्मल हमारा रिटर्न रहता है और यहाँ पर हम लोग बातचीत ही करते हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ र्यूमर्स, यहाँ तो र्यूमर्स का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि सारी बातें सही की जा रही हैं, बट यहाँ बहुत से चांसेस है कि यहाँ पर र्यूमर्स फैल सकते हैं। स्केलर चेन हम लोग फॉर्मल में फॉलो करते हैं, इनफॉर्मल में फॉलो नहीं करते। पर्पस, यहाँ पर्पस सिर्फ ऑफिशियल है कि ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, यहाँ पर्पस सोशल है कि दिल की जो बातें हैं वो, यानी कि दिल जो है वो हल्का करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बैरियर्स का मतलब होता है वो रुकावटें जो हमारे कम्युनिकेशन को खराब करती है, और ये 4 तरीके के बैरियर हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। बात करते हैं सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर्स की। तो सिमेंटिक बैरियर्स आर बैरियर्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज, कि कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो खराब है, उसमें कमी है, या बातचीत सही से नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो रहा है। सो इसके लिए मैंने आपको बोला था, बट फॉल्टी सिंबल्स लीड्स टू बैडली एक्सप्रेस मैसेज। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला ही आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कि आपका मैसेज गलत तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। अब वो गलत तरीके से कैसे एक्सप्रेस किया गया है कि शायद या तो आपको शब्दों की कमी मिली,
आप वो वर्ड सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाए, आप वो कहते लगे कि अरे यार वो क्या वर्ड था, वो क्या वर्ड था, वो क्या वर्ड था, याद नहीं आ रहा है। तो जब आपके पास इस तरीके से पुअर वोकैबुलरी हो, गलत शब्दों का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, लिखना कुछ है लिख कुछ और रहे हो, या किसी शब्द को तुम लिखना भूल गए, ओमिशन कर दिया तुमने, तो ऐसे में आपका जो मैसेज है वो ढंग से समझ नहीं आता। जैसे कि तुम्हारी आंसर शीट के ऊपर लिखे हुए तुम्हारे आंसर्स टीचर को समझ नहीं आते, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो ना कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज है। उसके बाद सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके मीनिंग अलग अलग इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, जिसका मतलब हो सकता है तुम कुछ और कह रहे हो और मैं कुछ और समझ रही हूं। तो ऐसे में यहाँ पर एक तरीके से गलत मैसेज ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सिंगल वर्ड के बहुत अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं और ऐसे में ये डिफिकल्ट हो जाता है कि रिसीवर क्या इंटरप्रेट कर रहा है। जैसे कि प्राइस या प्राइस, राइट और राइट, और अदर भी ऐसे बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स हैं जो सुनने में बिल्कुल सेम साउंड करते हैं बट उनका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है। उसके बाद फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब ये काम तुम लोगों के साथ सबसे ज्यादा होता है जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है और तुम वहां की केस स्टडी को अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि केस स्टडी में लिखा क्या है, और फिर तुम करते हो गलत कंसेप्ट आइडेंटिफाई। क्यों? फॉल्टी ट्रांसलेशन है। तो अगर दो ऐसे लोग बातचीत कर रहे हैं जो एक दूसरे की लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं है और अपने अकॉर्डिंग ही उस मैसेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं और गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ऐसे में भी गलत मैसेज जा सकता है। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन होता है कि जब एक लैंग्वेज बैरियर अराइज हो रहा है वर्कर्स के साथ में, क्योंकि आप उनसे एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो जिसमें वो प्रोफिशिएंट नहीं है, उनको वो लैंग्वेज नहीं आती। तुम वर्कर्स के सामने पूरी इंग्लिश की एक स्पीच देकर आ रहे हो जबकि उनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो बेचारे क्या ही समझ पाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, याद करो आपकी 3 इडियट्स मूवी, जहां पर चतुर ने भी एक टीचर्स डे पर स्पीच दी थी और उस बेचारे के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। क्यों? क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती थी और उस हिंदी के शब्दों में कर दिया गया था कुछ गोलमोल, जिसकी वजह से उसकी स्पीच एक डिजास्टरस स्पीच में बदल गई थी, है ना। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन भी एक तरीके का बैरियर क्रिएट करता है जिसने दिया बहुत ही गलत मैसेज। उसके बाद अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, यानी कि जब बातचीत में कमी हो, अनक्लैरिफाइड है यानी कि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, अपने तरफ से हमने कुछ अजम्पशंस लगा ली हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ अजम्पशंस जो होती हैं किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की, वो अधूरी रह जाती हैं या मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपका मैनेजर कहता है टेक केयर ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, कि फैक्ट्री के अंदर जितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनको अच्छे से संभाल कर रखना, उनकी अच्छी केयर करना। सो मैनेजर में मीन टू टेक केयर ऑफ द क्वालिटी। मैनेजर को तो लगा कि भाई मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी ऑफ द गुड्स के बारे में, जबकि वर्कर ये मान रहा है कि उसे सिर्फ इंस्ट्रक्ट करना है वर्कर को कि प्रोडक्ट को सेफ रखो, बस जैसा बन रहा है बनाओ लेकिन प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए। तो दोनों ने यहाँ पर अपने अपने हिसाब से अजम्पशन लगाई जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। उसके बाद अगला बैरियर आता है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड, कि जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बात करते टाइम हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। भाई मैं अगर एक डॉक्टर से बात कर रही हूं और वो अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी मेरे सामने इस्तेमाल कर रहा है टू एक्सप्लेन माय डिसीज, तो मुझे कैसे समझ में आएगा। होता है ना कभी कभी जब हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको आपकी बीमारी एक्सप्लेन करेंगे और वो बहुत ही ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। फिर या तो हमें उनसे पूछना पड़ता है कि प्लीज इसको थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो जो हमें समझ में आती हो, या बेवकूफों की तरह बस बैठे रहते हैं, ये दिखाते हैं कि हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है बट एक्चुअल में कुछ समझ आ रहा होता है क्या? नहीं ना। तो टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है कि जब आप अपनी बातचीत में, अपने कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल करते हो जो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेशलिस्ट को ही, उसी फील्ड के जो भी स्पेशलिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को ही वो बात पता होती है। देखिए जरा, कई बार एक सीनियर या कोई एक स्पेशलिस्ट यूज करता है कुछ टेक्निकल वोकैबुलरी जो सबऑर्डिनेट को समझ में नहीं आ रही, वो नहीं इंटरप्रेट कर पा रहा उन टेक्निकल वर्ड्स का मतलब, तो ऐसे में क्रिएट हो जाता है बैरियर कि वो आपकी बात समझ ही नहीं पाया। लास्ट बैरियर होता है बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग, कि कह कुछ रहे हो दिखा कुछ रहे हो, तो ऐसे में एक यहाँ पर मिसमैच जब हो रहा है तो एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपके जेस्चर जो हैं कम्युनिकेटर के वो अलग दिख रहे हैं आपकी बातचीत से, तो ऑब्वियसली ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। सो देयर मस्ट बी अ मैच बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज कन्वेड थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कि अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन गुस्सा दिखा रहे हैं बट आपके वर्ड्स तो जो
सुना रहे हैं, तो भैया ऐसे में तुमने कर दिया है कंफ्यूजन क्रिएट। तो जैसे कि यहाँ पर भी एक एग्जांपल है कि एक बॉस ने जोक सुनाया बट उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि उसको तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर अंदर। तो भाई सामने खड़े हुए सबऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का आपका बैरियर होता है। तो बेटा ये थे सारे हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर्स की तरफ। तो अब मैं बात करती हूँ अगर साइकोलॉजिकल बैरियर्स की, तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स इज रिलेटेड टू आवर माइंड। हमारे माइंड में ही कुछ ऐसा लोचा है जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो रहा है। जैसे कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, यानी कि आप किसी के बारे में पहले से कुछ धारणाएं, कुछ जजमेंट बनाकर बैठे हुए हो और चाहे वो बंदा कुछ भी कह रहा है फिर आपको तो उसकी बात गलत ही लग रही है, तो ऐसे में भी एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो समटाइम्स जो रिसीवर होता है वो कोई ना कोई मैसेज का अपने हिसाब से ही मीनिंग समझ लेता है कि इससे पहले कि मैसेज कंप्लीट भी हो आपने अपने माइंड में एक जजमेंट बना लिया कि अच्छा ऐसा ही होता होगा। तो ये भी एक तरीके का बैरियर है जो प्री कंसीव्ड नोशंस के ऊपर बेस्ड है कि आपके मन में पहले से ही कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसके बेसिस पर आपने अनुमान लगा लिया कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाहता होगा। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ अटेंशन। कई बार जब हम सामने वाले की बात को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, कि आपका माइंड ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है किसी और चीज से, दिमाग में कुछ भी चल रहा है। स्कूल में क्लास में बैठे हुए हो, टीचर पढ़ा रही है लेकिन तुम्हारा दिमाग तो कहीं और ही खोया हुआ है। तो ऐसे में वो टीचर कितना भी पढ़ा ले, कितनी भी मेहनत से आपके सामने अपना लेक्चर डिलीवर कर ले, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसे बोलते हैं लैक ऑफ अटेंशन। तो लैक ऑफ अटेंशन के अंदर क्या है बच्चों कि प्री ऑक्यूपाइड माइंड है आपका किसी और चीज के साथ, तो ऐसे में आप वो चीज समझ ही नहीं पाओगे जो आपको समझाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन, कि कई बार आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते होते ही खो जाती है। जो हमारे मैसेज का ओरिजिनलिटी है वो यहाँ पर लूज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। प्लस आपका जो पर्सन है, जिस भी पर्सन के साथ हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, पुअर रिटेंशन है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में वो रिटेन नहीं कर पा रहा, इस वजह से भी मैसेज हमारा खराब हो जाता है। सो देयर कैन बी अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन ऑफ द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, कि आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे खराब हो सकती है जब भी वो ट्रांसफर हो रही है, और गलत इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल स्टेजेस या चैनल से आपका जो मैसेज है वो पास ऑन हो रहा है। और उसके अलावा एक प्रॉब्लम है पुअर रिटेंशन की, कि रिसीवर अपने पास पूरी तरीके से मैसेज को रिटेन नहीं कर पा रहा है। आखिरी डिस्ट्रस्ट, हम ट्रस्ट ही नहीं करते सामने वाला बंदा कितना भी कुछ कह ले लेकिन हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो जब दो पार्टीज आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करती तो भी कम्युनिकेशन हमारी अधूरी सी ही मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो देखो साइकोलॉजिकल बैरियर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की, यानी कि अब यहाँ पर बैरियर क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे बीच में एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो वो 5 तरीके के बैरियर्स हैं जिसके लिए हमने कहा था क्या, क्रॉप्स। अब क्रॉप्स के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, कि कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही ऐसी आपने बना दी है, इतनी रिजिड पॉलिसी बना दी है कि आप लोगों को एक दूसरे से बात करना अलाउड नहीं कर रहे, आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू ही बात करना अलाउड कर रहे हो। तो ऐसे में कम्युनिकेशन खराब यानी कि हैम्पर हो जाता है, क्योंकि आप फ्री फ्लो कम्युनिकेशन अलाउड नहीं करते हो। सॉरी। उसके बाद रूल्स और रेगुलेशंस, आपने इतने ज्यादा रिजिड रूल्स बना दिए हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, इतने ज्यादा कम्बरसम यानी कि इतने ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर, इतना लेंदी प्रोसीजर बना दिया है कि यहाँ पर हर्डल्स आ गए हैं, प्रॉब्लम आ गई है कम्युनिकेट करने के लिए। उसके अलावा कई बार हमारा स्टेटस, यानी कि अगर एक स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर है तो उसको लगेगा कि मैं अपने सबऑर्डिनेट से क्यों बात करूं, मेरा स्टेटस मुझे अलाउड नहीं करता कि मैं अपने सबऑर्डिनेट से सीधे मुंह बात करूं, तो मुझे बात नहीं करनी है। तो स्टेटस भी कई बार एक बैरियर क्रिएट करता है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे चैनल्स है उसके अंदर, कि जब कम्युनिकेशन डिलीवर हो रही है तो या तो वो डिले हो रही है यानी कि देरी हो रही है उसके अंदर, या वो खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैनेजरल लेवल्स आपने बना दिए हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सही फॉर्म में नहीं पहुंच पा रही है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी,
अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाना है तो ऐसी फैसिलिटी दो कि आपने सजेशन बॉक्स बनवा दिए, आपने वर्क कमेटी ऑर्गेनाइज कर दी जहां पर लोग अपनी कंप्लेंट्स, अपने सजेशंस आपको दे सकते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के स्मूथ और क्लियर कम्युनिकेट करने के लिए इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करता है तो वहां पर भी जो कम्युनिकेशन है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये ये थे हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब आते हैं बच्चों लास्ट, पर्सनल बैरियर्स। ये हमारा कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है किसी के साथ, इस वजह से हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमने पढ़ा था लैक ऑफ फियर, अनविलिंगनेस लीड टू द प्रॉपर इंसेंटिव। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहला है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कि कई बार खुद हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारी अथॉरिटी ही हमसे छीन ना ली जाए, तो उस डर में भी हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर हम चुपचाप बैठ रहे हैं। मतलब कि कई बार जो सबऑर्डिनेट होता है वो नहीं कम्युनिकेट करता फ्रीली किसी भी मैनेजर के साथ, क्योंकि उसको डर है, अपनी अथॉरिटी छिन जाने का डर है। या मैं कहूँ कि एक मैनेजर इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहा क्योंकि उसको लगता है कि अगर इस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला गया तो ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उसकी भी पावर को अफेक्ट कर सकती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लें। कि आपको भी तो पता है ना कि कभी ना कभी आपने भी कुछ ऐसी गलती की होगी, बट जब आपको अपने मैनेजर की गलती पता चली तो आप उसको बताने चल दिए। तो कोई ऐसा ना हो कि पासा उल्टा पड़ जाए। तो कई बार अपनी खुद की अथॉरिटी को बचाने के लिए तुम यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं करते। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। कई बार एक मैनेजर को अपने वर्कर्स की कॉम्पिटेंस, उनके स्किल्स पर विश्वास ही नहीं होता। उसको लगता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो वो एडवाइस दे भी रहा है तो वो नहीं सुनते कि ये तो अभी अभी नया नया काम करने के लिए आया है, मुझे इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैं क्यों इसके सजेशन को सुनूं, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ये जो बात कह रहा है वो सही ही होगी। तो ऐसे में भले उसका सजेशन सही हो बट आप उसकी बात नहीं सुनोगे। उसके बाद विलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार हम अपनी इच्छा से कम्युनिकेट नहीं करते, हम नहीं चाहते किसी के साथ कम्युनिकेट करना, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं अगर हमने ये बात कही तो कहीं हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से फर्क ना पड़ जाए। अथॉरिटी की बात नहीं है बट हमें लगता है कि यार नहीं करते हैं ना, करके भी क्या ही हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमसे बिना मतलब में और 10 सवाल पूछे तो कौन इस बिना मतलब के पंगे में पड़ेगा। रहने ही देते हैं, नहीं करते कम्युनिकेट, यानी कि इग्नोर कर देना किसी कम्युनिकेशन को, वो होता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। उसके बाद लास्ट होता है बेटा लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कि कई बार हम इसलिए भी कम्युनिकेट नहीं करते क्योंकि हमें बदले में कुछ मिल नहीं रहा। हमें लगता है यार कम्युनिकेट करके फायदा क्या है, हम तो इतना सजेशन अच्छा लेकर आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बट इसके बदले में हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। तो लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स की वजह से भी कुछ सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे सारे के सारे बैरियर्स। अब आता है हमारा आखिरी टॉपिक कि ये बैरियर्स तो चलो हमने देख लिए, लेकिन किसी भी कम्युनिकेशन को अच्छा कैसे बनाया जाता है, उसके कौन से एलिमेंट होते हैं। तो 2 बेस्ट फ्रेंड 5 कॉलेज ने हमें बताया था कि किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे किया जाता है। तो बेटा उसके अंदर सबसे पहला था क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, कि किसी भी बात को कम्युनिकेट करने से पहले खुद ये समझ लो कि क्या जो बात आप कहने जा रहे हो वो सारी बातें सही है, ठीक है। यानी कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए उस कम्युनिकेशन के बारे में, उस मैसेज के बारे में जो बात आप यहाँ पर भेजना चाहते हो। ठीक है, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। आप जिसके लिए कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी नीड को जानो सबसे पहले, कि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, वो आपकी बात को कैसे समझ पाएगा, किस हद तक समझ पाएगा, आपको वो जानने की जरूरत है। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। किसी भी कम्युनिकेशन को करने से पहले अगर वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी बात है, तो किसी से कंसल्ट कर लो, किसी से बात कर लो, डिस्कशन कर लो, ताकि अगर कोई कमी हो तो वो कमी दूर की जा सके। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। जब भी आप कम्युनिकेट करें तो अपनी लैंग्वेज, अपनी टोन और इस तरीके की चीज़ों को आप कभी भी कम्युनिकेट ना करें जो किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर जाए। तो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए और कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड द वैल्यू टू द लिसनर। यानी कि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिसीवर की नीड क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप उसी तरीके का मैसेज आप उसको पहुंचाओ। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा मैसेज कर रहे हो जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फीडबैक भी फिर नहीं मिलेगा। उसके बाद एंश्योर्स अ प्रॉपर फीडबैक। और जब आप ऐसा मैसेज करोगे तो हमेशा ये ध्यान रखो कि कुछ इस तरीके से मैसेज करो कि फीडबैक आपके पास आए, क्योंकि फीडबैक ये बताएगा कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो आपके मैसेज को समझा है या नहीं समझा है। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। कम्युनिकेशन सिर्फ आज के लिए नहीं, हमें कल के लिए भी करनी है। हमारी कम्युनिकेशन ऐसी हो जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करती हो।
एट द सेम टाइम अपनी कम्युनिकेशन को फॉलो अप करते रहो, यानी कि रेगुलरली फॉलो अप करो, रिव्यू करो अपनी इंस्ट्रक्शन को, अपने सबॉर्डिनेट्स को कि देखो हमने तुम्हें वो बताया था, अभी तक याद है ना, समझ आया ना। जैसे कि मैं भी तो कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना, कई बार अपने लेक्चर के बीच में कि याद है हमने वो टॉपिक वहां पर पढ़ा था, तो मुझे बताना कि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। तो ये मेरा फॉलो अप है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हें वो सारी बातें याद भी हैं या नहीं, ठीक है। और आखिरी, बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सिर्फ अपनी बात को बोलना ही नहीं, सुनना भी जानता है। तो हर मैसेज को आपको सुनना भी है। एक अच्छा सेंडर वही होगा जो कम्युनिकेशन के अंदर सामने वाले पर्सन की जो बात है उसे प्रॉपर्ली सुनता है और उसको रिस्पॉन्स भी देता है। तो बच्चों, इसी के साथ खत्म हुआ हमारा डायरेक्टिंग का वन शॉट रिवीजन। सो बताइएगा मुझे डेफिनेटली कि आपको ये वन शॉट रिवीजन कैसा लगा, क्या आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हुए या नहीं हुए। और जैसे ही वन शॉट कंप्लीट होता है बच्चों, उसके बाद आपको भर भर के केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि आप लोग ये देख सकें कि आप लोगों की जर्नी कैसी और कहां तक पहुंच रही है, ठीक है। सो फटाफट से आप इस चैप्टर को अब प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बचा है सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन का आखिरी चैप्टर कंट्रोलिंग, और उसके साथ में आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।